हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले बच्चों, आज हम फिर आपके अपने चैनल विबगर क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के जो हम एनसीईआरटी के इंडेक्स्ड क्वेश्चन कर रहे हैं उनके हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 लेक्चर नंबर 90। यानी आज के हम वीडियो पे जितने भी पॉसिबिलिटी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम क्लियर करेंगे। और आज के आज ही इस वीडियो में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 19th लेक्चर तक चला है हमारे साथ वो आज खत्म होगा। तो चले भाई शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में आपको करंट एंड पोटेंशियल की डिफरेंट वैल्यूज दी है। ये देखेंगे आप, करंट आई एम्पेयर, डिफरेंट वैल्यूज 0.5, 1, 2, 3 एंड 4। एंड सिमिलरली पोटेंशियल की वैल्यूज दी है 1.6 वोल्ट, 3.4, 6.7, 10.2 एंड 13.2। आपको बोलता है आपको एक ग्राफ बनाना है, कॉपी पे ही बनाना है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है। V और I के बीच में ये सभी वैल्यूज को करके ग्राफ तो आप बनाते आए हैं। एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, और उस रेजिस्टर की क्या रेजिस्टेंस है उसको बनाना है। तो मैंने ये आपको तो यहाँ पर मैंने ड्रा कर दिया था पहले। ये अब मैंने दो एक्सिस ड्रा कर दी। ये एक एक्सिस ड्रा कर दी, एक की होगी पोटेंशियल की या करंट की, एक ये एक्सिस ड्रा कर दी। चले भाई, इनमें वैल्यूज डालेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो मैंने एक्सिस ली है ये मानो मैंने ली है करंट की, इसमें हम करंट की वैल्यूज डालेंगे, ठीक है। ये वाली एक्सिस जो ली है ये मैंने ली है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो मैं पोटेंशियल लिख देता हूं, पोटेंशियल V ऊपर की तरफ, ठीक है जी। आप अगर देखें पोटेंशियल 1.6, 3.4, तो इसका हम डिफरेंस 1 1 ही ले लेते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक चाहिए 13। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले रहा हूँ, लो जी यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। बना लें। ये 0, ये 1 मानो, ये 0.2 वोल्ट, ये 3, ऐसे ही बनाते जाएंगे। सो ऑन टू आगे 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो मैंने ऐसे एरो बना दी इसको 12 मान लो। दिस वन इज 13, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ कर लेता हूँ, इधर बना लेते हैं कुछ 14, ठीक है। 14 तक बनाना है। यहां करंट की वैल्यू है तो 0 से 0.5 मान लेते हैं, ये 1 मान लेंगे, ये 1.5 मान लेते हैं, ये 2, 2.5, 3, 3.5 और लास्ट वैल्यू कितनी है 4, ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगर करंट हमारे पास 0.5 है तो पोटेंशियल कितना है 1.6, तो 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, कहीं यहाँ होगा, है ना। पॉइंट लगा दिया मैंने। दूसरे में अगर करंट 1 है तो 3.4, ये 1 है और ये 3 दिख रहा है आपको, 3.4 यहाँ होगा। ग्राफ पेपर हो तो सीधा बनता है, तो हम यहाँ बना देते हैं मानो। तो आपको पता है V और I के बीच में हमें स्लोप जो मिलती है स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो मैं ऐसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेता हूँ। चलो, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली जो रेजिस्टेंस बताएगा। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल है 1.6 यहाँ होगा और करंट उस पर कितनी है 0.5, यानी ये पोटेंशियल हमारे पास है 1.6, ठीक है। दूसरा करंट 1 3.4, तो ये करंट 1 और 3.4 कहीं यहाँ होगा, तो मैं ऐसे करके करंट 1 रहेगी, तो ये मैंने करंट 1 नोट कर लिया, पॉइंट दे सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास करंट 2 और 6.7, तो ये 6 और 6.7 कहीं यहाँ होगा कुछ ऐसे, और करंट की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मैंने ड्रा कर दी करंट की वैल्यू 2 ग्राफ पे, ठीक है। नेक्स्ट 3 और 10.2, तो 10.2 यहाँ होगा और 3 यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल वहीं ड्रा करो, ऐसे ड्रा कर लेते हैं 3 पॉइंट पे ये वैल्यू। और लास्ट आपके पास है 13.2 एंड 4, तो 13.2 13 और इसके बीच में होगी, तो मैं यहाँ से बनाता हूँ ये, और ये आ गया 4। जब आपको ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस निकालनी हो
तो आप ये 2 पॉइंट्स ले लो, कोई भी किसी के भी 2 पॉइंट्स ले लो। तो रेजिस्टेंस निकालने का तरीका होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। लेकिन भाई यहाँ पर हम V कैसे निकालेंगे, इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10 के बीच में, ये 10.2 है और ये वाली वैल्यू थी हमारे पास 13.2। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखते हैं V2 माइनस V1 अपॉन करंट के लिए, जहाँ ये गिर रहा है इस पे 4 पे, है ना, इसको मैं V2 मान लूँगा ऊपर वाले को और ये V1 मान लूँगा। तो यहाँ पर करंट के लिए I2 मान लूँगा और ये वाले में I1 मान लूँगा। तो इधर लिख दूँगा I2 माइनस I1। V2 माइनस V1 यानी 13.2 माइनस 10.2 और I2 माइनस I1 4 माइनस 3। 13.2 में से 10.2 निकाल दो तो 3 बचेगा अपॉन 1, तो कितनी रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा आपका ग्राफ था, इसमें हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट की और ग्राफ बना के बताया। इसको खुद आप फिर दोबारा ट्राई करेंगे, खुद बनाएंगे अपनी कॉपी पे। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स। हमारे पास 3 रेजिस्टर हैं, तीनों 6 ओम के। आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में या पैरेलल में। तो एक बारी रिजल्ट 9 ओम आना चाहिए, एक बारी 4 ओम। तो देखें भाई, पहले तो हम ऐसे काम करते हैं कि अगर 2 बारी 6 ओम को सीरीज में जोड़ूं तो 12 ओम बनेगा, और उसका रिजल्ट अगर पैरेलल में जोड़ूं 6 ओम के साथ तो 1/12 प्लस 1/6, 12 एलसीएम 1 प्लस 2 3/12 यानी कटेगा 4, तो आपको वो दिख जाएगा। हमें चाहिए तो दूसरा पार्ट तो हमने बता दिया, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। अगर हम 2 6 ओम को पैरेलल में लगाएं तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 2 यानी 3 बचेगा, और उसका रिजल्ट सीरीज में लगा दें 6 के साथ तो 9 आएगा। ठीक है जी, हो गया काम। पहले पार्ट में आंसर देखो, सर्किट बना दूंगा। इसके लिए हम 9 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, एक 6 ओम के रेजिस्टर को 2 6 ओम के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे। ये 6 ओम, ये 6 ओम पैरेलल, और इसका रिजल्ट इसके साथ सीरीज में जोड़ेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। पहले पैरेलल वाले को 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये बन गया 1/R इज इक्वल टू 2/6। 6 और 1 ये कट गया, 1/R की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1/3 सॉरी। तो R की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर जाएगा तो 3 ओम, यानी इसका रिजल्ट कितना आया 3 ओम। तो ये इसके साथ कैसे जुड़ा है, सीरीज में। नाउ 6 ओम एंड 3 ओम अब कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों को प्लस करेंगे। 6 + 3 टोटल कितना आ गया 9 ओम। हो गई बात खत्म। हमें यही चाहिए था, पहले पार्ट में कितना चाहिए 9 ओम, दूसरे पार्ट में क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया 4 ओम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 6 ओम लगाएंगे सीरीज में कुछ इस तरीके से, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लगा देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, बैटरी होती ये 6 ओम, ये 6 ओम और ये 6 ओम। इसको सॉल्व करें, दोनों सीरीज में, ये और ये कैसे सीरीज में। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस 6 + 6, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 12 ओम। अब ये जो 12 ओम बना और इसका 6 ओम, ये पैरेलल में 12 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल में रहे तो इसका मतलब 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। तो 1/R कितना आ गया, एलसीएम कितना बनेगा 12, इधर बचेगा 1 इधर 2, तो 1/R की वैल्यू आ गई 3/12, कटेगा 1/4, R ऊपर जाएगा तो 4 भी ऊपर जाएगा। यही दूसरे पार्ट में पूछा है। तो पहले पार्ट के लिए हमने क्या किया, 2 6 ओम को पैरेलल में जोड़ा, उसके रिजल्ट को सीरीज में लगा दिया 6 के साथ, और दूसरे पार्ट में क्या किया, 2 6 ओम को सीरीज में जोड़ा, उसके रिजल्ट को 6 ओम के साथ पैरेलल लगा दिया, तो 4 ओम आ गया। ठीक है जी। अब बेटा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहेंगे अब खत्म, इसमें अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है।
अब आपको जो मैं क्वेश्चन थोड़े समझाने लगा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये थ्योरेटिकल है, यानी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। देखें भाई, हम सीधा इस पे हाईलाइट करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। वाई, हमने ये आपको पहले पीछे पढ़ा दिया, हम इसको थोड़ा समझा देंगे। वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ, अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक लैंप्स में बल्ब में वो फिलामेंट लगाई जाती है टंगस्टन की। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होती है तो वो टंगस्टन गर्म होता है, जिसके हीट होने की वजह से हमें उसमें से लाइट एमिट करता है। वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। सिंपल सी बात, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी टंगस्टन को ज़्यादातर फिलामेंट्स के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, टंगस्टन को हमने बता दिया कि फिलामेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। दूसरे सवाल में आपको देखो क्या बोलता है, वाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। जो सीरीज अरेंजमेंट होते हैं उनको हम डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ क्यों नहीं करते? देखें भाई, सिंपल सी बात, डोमेस्टिक सर्किट का मतलब घरों में हम क्यों नहीं यूज़ करते? तो अगर मानो ये देखो मैंने 3 रजिस्टर सीरीज में लिए, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम मिलती है, इसको भी इसको भी इसको भी। मानो अगर ये रजिस्टर फेल हो गया, सड़ गया, कुछ हो गया, तो यहां से करंट आगे नहीं जाएगी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन अगर एक डिवाइस आपकी फेल हो जाती है, रेस्ट ऑल अदर डिवाइसेस स्टॉप फंक्शनिंग, यानी वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। और अगर एक स्विच अगर मैं इसके साथ लगाता, अगर एक स्विच बंद हो जाता तो सभी के सभी स्विच क्या हो जाते, बंद हो जाते। समझ गए ना बात, सभी के सभी लाइटें क्या हो जाती, बंद। इसलिए घरों में बेटा हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया जाता है, याद रखना है। एक वजह और भी होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों घरों में लगाया जाता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो होता है बेटा, वहाँ पर आपको जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा लो मिलती है। तो पूरे सर्किट को रेजिस्टेंस टोटल कम मिलती है, लेकिन सीरीज में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होती है, हाई होती है, जिसकी वजह से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन घरों में यूज़ नहीं करते। क्लियर? चले भाई, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोलता है, थर्ड पार्ट में आपको बोलता है कि वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस मेड अप ऑफ एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल। जो हमारे पास हीटिंग डिवाइसेस होते हैं घर में, टोस्टर, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, है ना, इनकी जो कॉइल्स होती है ये किसकी बनी होती है, एलॉय की। कौन सा एलॉय होता है, कौन सा एलॉय होता है, याद दिलाएं फिर से, निक्रोम। किस किस का बना होता है निक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इसका बना होता है। तो बोलता है ये एलॉय की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आपको पता है भाई एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू प्योर मेटल। तो हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं, यानी गर्म हो जाते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से घर में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। समझ के बाद नेक्स्ट देखें, हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरी विद रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विद इट्स एरिया। पढ़ा है भाई, सिंपल, आर एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज्यादा हो वायर का, यानी थिकनेस मोटी हो, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, उसमें कम होती है। अगर मोटी वायर हो तो उसमें रेजिस्टेंस कम होती है, करंट आसानी से फ्लो करती है। अगर पतली वायर हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, करंट कम फ्लो करती है। नेक्स्ट देखें, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। ज्यादातर हम कॉपर और एल्यूमिनियम का क्यों यूज करते हैं? और भाई सिंपल, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, रेजिस्टिविटी लो होती है, और अगर रेजिस्टिविटी लो होगी तो करंट आसानी से पास करेगी, करंट इजिली फ्लो। करंट इजिली फ्लो करती है। क्लियर होगी ये भी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें,
व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट, उसको हम बोलते हैं पावर। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, द रेट एट विच डन बैटरी डूइंग अ वर्क इज नोन एज पावर, तो एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट इज नोन एज पावर। नेक्स्ट देखें सवाल, इस टॉपिक का आखिरी सवाल है। Why does the cord of an electric heater not go while heating element does? ये ऊपर आंसर बता दिया। हीटिंग एलिमेंट की कॉर्ड क्यों ग्लो करती है? क्योंकि वो निक्रोम की बनी होती है। निक्रोम मीन्स एलॉय की बनी होती है, इसलिए वो ग्लो करती है। प्लस दूसरा, जो एलॉय की कॉइल होती है वो ऑक्सीडाइज भी नहीं होती, यानी सड़ती नहीं है जल्दी, रेड हॉट हो जाती है जल्दी। लेकिन प्योर मेटल जो होते हैं वो रेड हॉट हो जाती है, लेकिन प्योर मेटल रेड हॉट नहीं होते। तो ठीक है बेटा, ये हम लोगों ने पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फ्रॉम जीरो टू एडवांस विद एनसीईआरटी, जैसे आप देखते हैं चैनल में डिस्क्रिप्शन है, एनसीईआरटी पूरी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करा दिए सारे के सारे। पहले तो जनरल कंसेप्ट दिए इलेक्ट्रिक करंट पे, जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक थे उसको ब्रीफ डिस्कशन से मैंने आपको समझाया। फिर उनकी यूजेज, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो रही है विद न्यूमेरिकल, वो भी मैं आपको तैयार करवाता रहा। एंड इन द एंड हमने एनसीईआरटी की एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ी, वो भी की, और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने आपके सामने रख दिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें चैप्टर को। प्रॉब्लम्स आएगी, आ सकती है, डाउट आ सकते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें भाई डाउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप। एंड वन मोर थिंग, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, पहले तो यही करें, फिर एडवांस प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा थोड़ा आगे ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। आगे जाके मैंने आपको बोला था मैं इसकी डीपीपी भी डालूंगा, कुछ क्वेश्चंस में आपके लिए घर में सॉल्व करने के लिए डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आपके लिए ये डीपीपी ही सॉल्व करेंगे, कुछ नए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली फिजिक्स के इस पार्ट को एंड करेंगे, यानी 10th का फिजिक्स का पार्ट एक चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे केमिस्ट्री के पार्ट की। तो केमिस्ट्री का जो पार्ट रहेगा जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो वो भी हम स्टार्ट से शुरू करेंगे और उसको भी हम बिल्कुल एकदम एंड तक लेके जाएंगे, और इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म होगा, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा दिखेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अच्छे से, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि नोटिफिकेशन जब वीडियो डाले तो आपको आ जाए। इस चैप्टर आपके जो चैनल के अंदर विबगर क्लासेस जो है, इसमें मैथ्स भी 10th का चल रहा है, मैथ्स बाय सचित सर। तो वो मैथ्स आपको उसमें वो वीडियोस डाल रहे हैं, मैथ्स भी आप इसमें पढ़ सकते हो। जो बेसिक कंसेप्चुअल 10th के अंदर सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो दोनों चीज़ें इस विबगर क्लासेस में आपको डील हो रही है। तो मन लगा के आप इसको पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का साथ हम नहीं छोड़ते, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। पूरा सिलेबस इस विबगर क्लासेस में हम ख़त्म करेंगे 10th का। तो वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करें। तब तक के लिए आज मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। पढ़ें, खाना खाएं, घूमें फिरें, लेकिन पढ़ाई साथ साथ करें। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।